मुख्य जिंदावस्था उसको पढ़ी, कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन भारत में कोई भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी धर्म की जिसमें पुनर्जन्म ना हो। एक किताब आप ढूंढ के दिखा दीजिए भारतीयता में शास्त्र के रूप में जिसमें पुनर्जन्म ना हो। यहां पुनर्जन्म हर जगह मिलेगा क्योंकि वो स्थापन बिंदु है। तो यहां से हमारी सभ्यता का स्थापन बिंदु तय हुआ कि हम दुनिया में मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अब इस पर आप कहोगे कि इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? ये मूर्खता की बात है। ये जो हम कहते हैं ना खुद से पवित्र है, वो कहेगा रविवार, और इसको पूछ लीजिए इस्लाम वाले को, तुम्हारा कौन सा दिन पवित्र है? शुक्रवार। तीन धर्म है, माने तीन सभ्यताएं हैं, एक ईसाइयत की है, एक यहूदी है और एक इस्लामिक सभ्यता है। तीनों के तीन अलग अलग पवित्र दिन हैं, एक का शुक्रवार, एक का शनिवार, एक का रविवार। और आपको मालूम है ये तीनों सभ्यताएं एक ही गांव में से पैदा हुई। एक ही गांव है दुनिया में जिसका नाम है जेरूसलम। वहीं से ईसाइयत निकली है, वहीं से यहूदी निकला और वहीं से इस्लाम निकला। एक ही गांव में से निकली तीन सभ्यताएं, लेकिन तीनों एक ही दिन को पवित्र नहीं मानते। बात समझ में आ रही? एक कहेगा शुक्रवार पवित्र, एक कहेगा शनिवार, एक का। और ये शुक्रवार शनिवार रविवार का झगड़ा इतना जबरदस्त है कि पिछले 2500 साल करोड़ों लोग मर गए इसमें, करोड़ों युद्ध हुए सिर्फ इसी को तय करने के लिए कि कौन सा दिन पवित्र है। तुम नहीं मानते रविवार पवित्र है, काट दो इनको, मार डालो सब। ये नहीं मानते शुक्रवार पवित्र है, इनको मार डालो सब। ये नहीं मानते शनिवार पवित्र है, इनको मार डालो। करोड़ों लोगों को पिछले 2500 साल की बात नहीं करता मैं, तो पिछले 50 साल की बात कर रहा हूं। पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं ये झगड़ा जबरदस्त चल रहा है, शुक्रवार और रविवार या शनिवार। वो फिलिस्तीन का झगड़ा है ना, अरबों और इजराइलियों में, ये झगड़ा तो दिन के ही पवित्रता को तय करने का झगड़ा है। 50 साल से हल नहीं हुआ, अगले 50 साल नहीं होगा या 200 साल भी नहीं होगा। क्यों? पुनर्स्थापना का बिंदु नहीं है कोई मजबूत उनके पास, इसलिए झगड़े तय नहीं हो पाते। हमारे यहाँ सभी झगड़े आसानी से तय हो जाते हैं क्योंकि पुनर्स्थापना का मजबूत बिंदु है। कोई भी बड़े से बड़ा झगड़ा हो, अरे यार क्या लेना देना, अगला जन्म लेना है कि नहीं है, छोड़ो इसको, नहीं कहां इसको लगा के फंसे हुए, कह देते हैं कि नहीं। जब गांव में बड़े से बड़े झगड़े निपटते नहीं है तो ये एक आधार बिंदु लाके बड़े से बड़े झगड़े खत्म कर दिए जाते हैं। क्या दुश्मनी पालना, अगला जन्म तुम्हें भी लेना मुझे भी लेना, तो ये दुश्मनी कितने दिन रखना, खत्म करो, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो जिन सभ्यताओं में स्थापना बिंदु मजबूत होता है वहां दृष्टि दूसरी होती है, जो मैं समझाना चाहता हूं, विजन अलग। और जिन सभ्यताओं में स्थापना बिंदु नहीं होते हैं वहां विजन नहीं होता। ये जो मैंने आपसे कहा कि हम आपस में खराब से खराब झगड़े निपटा सकते हैं पुनर्जन्म के नाम पर, ये हमारा विजन है, दृष्टि है। और यूरोप और अमेरिका वाले किसी भी बड़े से बड़े झगड़े को निपटा नहीं सकते, ये उनका विजन है, उनकी दृष्टि है, क्योंकि स्थापना बिंदु उनके पास कोई ताकतवर नहीं है। तो अब बात आती है और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि एक सभ्यता होती है, उसके कुछ स्थापना बिंदु। हम जब कहते हैं ना पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म हो सकता है मनुष्य का मिले, हो सकता है गाय बैल भैंस बकरी का मिले, हो सकता है चींटी भी हो जाए, हो सकता है हाथी भी हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी चराचर जगत में योनियां हैं, मनुष्य को छोड़कर मनुष्येतर योनियां, उनकी संख्या 84 लाख है। इनमें से किसी में भी हम जा सकते हैं, कर्म के फल के सिद्धांत के अनुसार ये तय होगा। यही है ना, अच्छा कर्म करेंगे तो गारंटी है अगले साल, माने अगले जन्म की। जो नहीं किया तो गारंटी नहीं है। गारंटी ये है कि कुछ खराब जन्म मिल जाएगा, चींटी हो गए, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, मकोड़े हो गए, सांप हो गए, कीड़े हो गए, है ना। वो कभी कभी गाली देते ना, अगला जन्म सांप का मिलेगा। गांव में सुना है, जब बहुत गुस्सा आ जाए किसी को तो अगला जन्म तुझे सांप का मिले, बिच्छू का मिले, इस तरह से लोग गालियां दे देते हैं एक दूसरे को। सुनते हैं ना, मैं भी सुनता हूं, बचपन से इस तरह से सुनता हूं। तो ये जो सांप बन जाना, बिच्छू बन जाना, ये दृष्टि है, विजन है। अब इस विजन में परफेक्शन जितना होगा, सभ्यता उतनी ऊंची होगी। तो हमने ये विजन बनाया कि पुनर्जन्म है वो सभ्यता का स्थापन बिंदु है। उसका विजन ये है कि अगला जन्म हमें लेना है, 84 लाख योनियां हैं, इसमें से किसी भी योनि में जन्म मिले तो भाई खराब काम मत करो,
गलत काम मत करो, अधर्म की स्थापना मत करो, अधर्म के साथ मत चलो, नहीं तो अगला जन्म हो सकता है सांप का मिल जाए, जो आप सिर्फ डसने का ही काम करें दूसरों। तो ये एक तरह की दृष्टि है, इसी को जीवन दृष्टि कहते हैं, विजन ऑफ द लाइफ। हम देखते कैसे हैं दुनिया को? तो हम दुनिया को ऐसे देखते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की हमारी अपनी एक सभ्यता है जिसको भारतीय सभ्यता हम कहते हैं। उसकी स्थापना बिंदु है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और हमारी स्थापना है कि पुनर्जन्म 84 लाख योनियों में होता है। तो ये 84 लाख योनियां हैं। चींटी की एक योनि है, मक्खी की है, मच्छर की है, हाथी की है, खरगोश की, जो भी हमें दिखाई देता है जीव जगत में, वो सबकी योनियों में हमारा जन्म हो सकता है। तो जितनी भी योनियां हैं वो सभी के साथ सह अस्तित्व में हैं, क्योंकि पुनर्जन्म तो होने वाला है ना कर्म के हिसाब से, किसी को मक्खी का, किसी को मनुष्य का। तो मनुष्य भी चाहिए और मक्खी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? नहीं तो जिनको मक्खी का होने वाला है और आपने मक्खी की योनि ही खत्म कर दी तो वो क्या करेंगे बेचारे अगले जन्म में? कुछ तो बनेंगे ही ना मक्खी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस जन्म में कुछ मक्खियां तो है ही ना। तमाम तरह का डीडीटी, एंडोसल्फान, बेलाथियान, पैराथियान स्प्रे करके 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 भी मक्खियां हैं ना, मच्छर है ना। इतना मॉस्किटो कॉइल जलाते 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 मच्छर भी है ना। ऐसा नहीं है कि मच्छर हमेशा के लिए खत्म हो गए हो या मक्खियां बिल्कुल मर गई हो। और हमारी सरकारें जगह जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं, फिर भी कुत्ते हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं कि कुत्तों की संख्या मत बढ़ने दो, इनकी नसबंदी कराओ, जबरदस्ती कराओ, फिर भी कुत्ते हैं। इतने बड़े बड़े कत्ल खाने इस देश में चल रहे हैं जिनकी संख्या 35-36 हजार है। 4.5 करोड़ जानवरों को हर साल वो काट रहे हैं, फिर भी जानवर है ना। तो ये हमारी जीवन दृष्टि है। जीवन दृष्टि ये है कि कहीं भी कोई भी कभी भी पूरा खत्म नहीं होता, ये बात है जीवन दृष्टि। कहीं भी कभी भी कोई भी पूरा खत्म नहीं होता। और एक उदाहरण से समझा दो, जंगल की आपने कहानियां सुनी है, जंगल को देखा भी होगा। जंगल में आप सब जानते हैं सबसे ताकतवर शेर है या बब्बर शेर है। तो बब्बर शेर अकेला है क्या? उसके साथ चीते भी हैं, हिरन भी हैं, खरगोश भी हैं, कि नहीं? इतना ताकतवर बब्बर शेर जिसको आपने खुला छोड़ रखा है जंगल में करोड़ों साल से, फिर भी चीते हैं, लकड़बग्घे हैं, खरगोश हैं। माने बब्बर शेर सबको मार के नहीं खा पाता, माने कुछ तो रह ही जाते हैं। ये जीवन दृष्टि है। और इस जीवन दृष्टि को हमने पता है किस सिद्धांत में बांधा है? हमने ये सिद्धांत में बांधा है कि प्रकृति संतुलन करती है, प्रकृति हरेक का संतुलन करती है। शेर है तो शेर के साथ चीता भी है, चीता है तो उसके साथ हिरन भी है, हिरन है तो उसके साथ खरगोश भी है, खरगोश है तो उसके साथ सांप भी है, अजगर भी होगा, करत भी होगा, रसल्स वाइपर सब होंगे। कोई किसी को खत्म नहीं कर पाता। ये भारत की जीवन दृष्टि है। गंभीर तो नहीं हो रहा ज्यादा विषय? अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ो। हमारी अपनी एक जीवन दृष्टि है, हमारी अपनी एक सभ्यता है, सभ्यता का एक स्थापन बिंदु है, उसमें से हमारी जीवन दृष्टि है। और जीवन दृष्टि है जब हमने ये मान लिया कि प्रकृति सबका संतुलन रखती है, मक्खी भी चाहिए, मच्छर भी चाहिए, क्योंकि अगला जन्म तो लेना ही है ना मक्खी मच्छर का। तो हमने इस फिलॉसफी को बांधने के लिए एक तत्व दे दिया, या हमारे किसी महान व्यक्ति ने दे दिया, जियो और जीने दो। क्योंकि संतुलन तो रखना ही है ना, अगले जन्म की रखना। ये बांधता है पूरा, जियो और जीने दो। ये एक एक्सप्लेनेशन हमारी पूरी सिविलाइजेशन की कहानी कह देता है। जियो और जीने दो सभ्यता का बिंदु नहीं है, जियो और जीने दो हमारी जीवन दृष्टि है। सभ्यता का बिंदु तो पुनर्जन्म है, जो महावीर स्वामी भी मानते हैं और गौतम बुद्ध भी मानते हैं, जो आज से 2,500-3,000 साल पहले वो भी मानते हैं पुनर्जन्म, हम भी मानते हैं। तो जीवन दृष्टि हमारी ये है, जियो और जीने दो, माने प्रकृति में जो कुछ भी है उसके संतुलन से अपनी दुनिया चलाओ। ऐसा मत करो कि कोई एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो आप भी खत्म हो जाओगे। यहां तक आकर अब बात में थोड़ी डाइवर्ट करता हूं। हमारी अपनी सभ्यता, हमारी अपनी जीवन दृष्टि, हमारी अपनी स्थापना।
अब जरा यूरोप की बात करें। जब हम विदेशी संस्कृति और विदेशी सभ्यता की बात करते हैं तो उसका मतलब सीधा सा यूरोप है। अमेरिका यूरोप का ही हिस्सा है, ये आप सभी जानते हैं, मानते हैं कि नहीं? अमेरिका यूरोप का एक्सटेंशन है। अमेरिका अपने आप में कोई सिविलाइजेशन नहीं, और अमेरिका यूरोप का सबसे नया देश है, 250 साल पुराना, ज्यादा से। यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है यूनान, जिसकी उम्र कम से कम 3-3,500 साल की। यूनान। ग्रीस 4,500 साल पुराना। अमेरिका मात्र 250 साल। तो अमेरिका कोई नई सभ्यता नहीं है, यूरोप की सभ्यता का ही एक तरह से रूपांतरण है, एक्सटेंशन है। तो जब भी मैं बात करूंगा यूरोप, तो आप ध्यान रखना इसमें अमेरिका भी शामिल है, कभी भी मैं नाम लूं या ना लूं। तो अब हम बात करते हैं विदेशी सभ्यता। विदेशी सभ्यता क्या है, उनकी स्थापना बिंदु क्या है? सीधे से विदेशी सभ्यता माने यूरोप की सभ्यता का स्थापना बिंदु है पुनर्जन्म नहीं होता। मानते ही नहीं होते। आप अगर ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है किसी भी मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। वो कभी कभी कहते हैं ईसा का हो सकता है, मनुष्य का नहीं होता। हमारे यहां क्या कहते हैं, सभी का पुनर्जन्म होता है, मनुष्य हो या ईश्वर। उनके यहां क्या है, पुनर्जन्म सिर्फ ईश्वर का हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि ईसा को सूली पर लटका दिया, थोड़े दिन के बाद वो फिर जीवित हो गए, और अपने शिष्यों को उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसी को उन्होंने 10 कमांडमेंट्स के रूप में अपने धर्म का आधार बना दिया। यही है ना पूरी कहानी उनकी। तो उनके यहाँ पुनर्जन्म नहीं है, हमारे यहाँ पुनर्जन्म है। क्योंकि हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, इसलिए प्रकृति को संतुलन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला जन्म लेना। और वो पुनर्जन्म की बात ही नहीं करते हैं, तो उनको क्या लेना देना प्रकृति के संतुलन से? प्रकृति रहे या जाए, पहाड़ में रहे या चूल्हे में जाए, आग लग जाए न लगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए उनके जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रकृति का भोग करो, खत्म हो जाए तो हो जाए, उसकी चिंता करने की बात नहीं। अब वो चिंता कर रहे हैं धर्म के आधार पर नहीं, पर्यावरण के आधार पर। गर्मी बढ़ गई है, आइस पिघल रही है, पानी बढ़ जाएगा। 1 मीटर पानी अगर समुद्र में बढ़ा तो यूरोप के 23 देश डूब जाएंगे, 50 लाख से ज्यादा यूरोप की आबादी डूब जाएगी। ये चिंता उनको धर्म के आधार पर नहीं हो रही है, ये चिंता उनको पर्यावरण के आधार पर हो रही है, क्योंकि दृष्टि उनकी वैसी है। तो उनकी दृष्टि में चूंकि स्थापना नहीं पुनर्जन्म की, इसलिए दृष्टि ऐसी है संकुचित, आप कहें या जो नाम देना हो जाए, कि वो सिर्फ अपने लिए जिएंगे। अगला जन्म तो है नहीं, जो करना है इसी जन्म में करो, पाप करो, पुण्य करो, भोग करो, ज्यादा भोग करो, कम करो, जो करना है वो यही जन्म है ना, अगला तो कुछ जन्म है ही नहीं। तो इसलिए उनके यहाँ जो भी कुछ करना है इसी जन्म में करना है, और ये जन्म तो 100 साल का ही है, तो हर काम उनको जल्दी करना है, हर काम जल्दी करना, क्योंकि 100 साल का ही जिंदगी, ज्यादा से ज्यादा 125 साल, एवरेज एज उनकी 100 साल मानते हैं, 70-80 से 100। तो सब कुछ करना होगा तो जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि 100 ही बरस में सब कुछ करना है। हम क्या करेंगे जी, हमको तो ये जन्म है, अगला जन्म है, फिर और अगला जन्म है, तो क्या जल्दी जल्दी करना है, हड़ू हड़ू सावकाश, सब काम हम धीरे धीरे करें, क्या जल्दी पड़ी है? कहते हैं ना क्यों जल्दी, हम तो बोलेंगे जल्दी का काम शैतान का, और वो बोलते हैं जल्दी का काम इंटेलिजेंट का। यूरोप में बिल्कुल उल्टा, जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना इंटेलिजेंट, और हमारे यहाँ जो जितनी जल्दी करेगा वो उतना मूर्ख। मैं ही अपने जीवन में बहुत बार देखता हूँ, गांव के लोगों के बीच में जाता हूँ, साधारण लोग मुझसे सवाल करते हैं, राजीव भाई आप इतनी धड़पड़ क्यों करते हैं, आज ये गांव कल वो गांव, आराम से टिक के बैठो ना। तो मैं उनको कहता हूँ यार 7,32,000 गांव है, ठीक करना है, तो उनका यही जन्म में, अगले जन्म में कर लेना। तो मुझे लगता है कि सच में वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझमें यूरोपियन सभ्यता के लक्षण दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल खरे भारतीय, उनको गंभीर में शुरू करना चाहता हूं। जब आपकी जीवन दृष्टि ऐसी है तो आपकी जरूरतें भी वैसी ही होंगी कि नहीं?
जब आपकी जीवन दृष्टि जल्दी वाली है और प्रकृति में तो कुछ है नहीं, जो है हमारे भोग के लिए, खत्म होती है हो जाए, नहीं होती है नहीं हो जाए, तो हमारी जरूरतें दूसरी तरह की होंगी। ठीक है, और जरूरतें हमारी अलग तरह की होंगी, तो जरूरतों में से निकलने वाली तकनीकी भी अलग तरह की होगी, टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं। उनकी जरूरतें अलग तरह की हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी भी अलग तरह की होगी। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो जरूरत आधारित होती है। कभी भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो जरूरत आधारित होती है। तो हमारी जरूरतें धीमे 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 वाली हैं, उनकी जरूरतें बहुत फास्ट वाली हैं, क्योंकि दूसरा जन्म है नहीं, पुनर्जन्म है नहीं। तो उन्होंने हवाई जहाज बनाया, रॉकेट बनाया, सुपरसोनिक बना रहे और उससे आगे जाएंगे। अभी कहते हैं जी जितने स्पीड से जाता है वायु में ये साउंड का जो स्पीड है, हम उससे भी ज्यादा स्पीड के हवाई जहाज बनेंगे। कॉन्कॉर्ड बनाया 1200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार वाला, और अभी भी वो शांत नहीं है। वो कहते हैं अभी 1500 किलोमीटर वाला हो, 2000 किलोमीटर वाला हो, तो वो उसी तरफ जाएंगे और उसको कहेंगे हम विकास कर रहे हैं। हमारा क्या है, हमारी तो जरूरत ही दूसरी है। हड़ू हड़ू जा सावकाश जा, तो हड़ू हड़ू चला सावकाश चला, यही होगा ना। जब खाना धीरे धीरे खाएंगे तो चलना भी धीरे धीरे, और धीरे धीरे चलना है तो हम बैलगाड़ी ही बनाएंगे। हम क्यों सुपरसोनिक में जाएंगे? अब बैलगाड़ी और सुपरसोनिक बेस दोनों का एक ही है, पहिया, व्हील। तो व्हील से हम बैलगाड़ी बनाएंगे और व्हील से वो सुपरसोनिक जेट बनाएंगे। अगर आपकी जीवन दृष्टि भारत की है तो जरूरतें भारत की होनी चाहिए। अगर आपका स्थापना बिंदु भारत का है तो जरूरतें भारतीय होनी चाहिए। तब तो आपकी गाड़ी सिमेट्री से चलेगी, प्रकृति के साथ संतुलन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी जरूरतें आपने यूरोपीय बना लिया और जीवन दृष्टि भारत की रही, सभ्यता का स्थापन बिंदु भारत का रहा, तो यहीं से खिचड़ी बनेगी, घोटाला हो जाएगा, गड़बड़ झाला हो जाएगा। वही आज इस देश में हो रहा है। सभ्यता का स्थापन बिंदु हमने बदला है, वो अभी भी वैसे का वैसे ही है। जीवन दृष्टि हमने बदली नहीं, वो वैसी की वैसी है, लेकिन जरूरतें बदल गई हमारी। और वो बदली हुई जरूरतों को भारतीय जीवन दृष्टि और सभ्यता में हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के सारे दुष्परिणाम हैं गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मारामारी, हिंसा, परिवार का टूटना, संस्कृति का गिरते चले जाना, जो आपके शब्दों में मैं अगर कहूं तो, या सभ्यता का गिरते चले जाना, ये सब उसी का गड़बड़ झाला। जैसे अब हम ठीक तरह से कहें कि आजकल हम बहुत परेशान करते हैं। भारत में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो मुझे अक्सर शिकायत करते हैं, क्या राजीव भाई संस्कृति आई है। मैं पूछ रहा हूं क्यों, तो कहते हैं देखो लड़कियां सड़क पे कैसे कपड़े पहन के चलती हैं। ये सारे बुजुर्गों के मुंह से मैं सुनता हूं। फिर कहते हैं क्या देखो फिल्मों में फंसे रहते हैं, फिल्में देखते हैं। तो समस्या ये क्या है, वो जो बुजुर्ग हैं जो ये कह रहे हैं, उनकी दृष्टि भारत की है, स्थापना बिंदु भारत का है, जरूरतें भी भारत की हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार में एक पीढ़ी पैदा हुई है जिसकी दृष्टि तो भारत की है, स्थापना बिंदु भी भारत का है, जरूरतें यूरोप की हो गई। हमारे ही देश में एक पीढ़ी जवान हुई है जिसको सब कुछ जल्दी 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 चाहिए कि नहीं, ज्यादा पैसा चाहिए तुरंत, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, फिर मर गए तो यहीं छूटा। जब धूमिल हो गया, अगला जब बीत हो गया, तो उसी में हम मारामारी में लग गए। अब इस मारामारी के अपने तर्क हैं और कुतर्क, क्योंकि यूरोप में जब ये सब चलता है कि आपको जीवन एक ही है, तो उस जीवन के एक ही होने के कारण सब कुछ जो आपको जल्दी करना है, तो शरीर तो आपका लिमिटेड एनर्जी का सोर्स है, अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन आप उसमें अनलिमिटेड काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 100 साल में सब कुछ आपको कर लेना है, भोग लेना, अचीव कर लेना है, तो उसमें से पैदा होता है स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि वो होने वाला है। अगर किसी मशीन की क्षमता है 10 घंटे काम करे, आप उसे 24 घंटे काम लोगे तो क्या होगा, मशीन घिसेगी कि नहीं, स्ट्रेस आएगा कि नहीं, उसको फ्रिक्शन बढ़ेगा कि नहीं मशीन में, वैसे ही शरीर को। तो हमारी जरूरतें यूरोप की हो गई, लेकिन बाकी सब भारत का है, तो मन में पैदा हो रहा है स्ट्रेस, मन में भी और शरीर में, और उस स्ट्रेस के सबसे बड़े दुष्परिणाम के रूप में है वो बीमारियां
जिनका कभी हमने हिंदुस्तान के शास्त्रों में जिक्र भी नहीं सुना कि ये भी कोई बीमारी होती है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये 3 महान लोगों की ग्रंथ में पिछले 6-7 साल से पढ़ रहा हूं। किसी के भी ग्रंथ में हार्ट अटैक की जानकारी नहीं है, और अगर है तो एक छोटे से रेफरेंस के रूप में है, माने शायद उनके जमाने में हार्ट अटैक होता ही नहीं होगा। और आज हिंदुस्तान में चरक, सुश्रुत, वाग्भट आ जाएं तो उनको सब उलट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा यार हमने तो जो लिख दिया वो गड़बड़ है, अभी हार्ट अटैक हमारी प्राइम डिसीज है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें डायबिटीज का जो जिक्र है वो रेफरेंस के रूप में है। रेफरेंस समझते हैं, कहीं कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन आज के जीवन में डायबिटीज सबसे प्रमुख है, जीवन का हिस्सा, केंद्र बिंदु। कैंसर जो उनकी किताबों में कहीं रेफरेंस के रूप में हल्का फुल्का है, आज हमारी जिंदगी का सबसे मुख्य हिस्सा है कैंसर। तो ये कहां से आया? ये वहां से आया कि जरूरतें हमारी विदेशी हो गई, बाकी खाते हम देशी रहे, तो शरीर इसमें एडजस्ट कर नहीं पाता, तो उसका ये दुष्परिणाम। और थोड़ा सा आगे बढ़े, हर एक सभ्यता जिसकी अपनी एक स्थापना बिंदु है, स्पष्ट सभी दुनिया में अलग, उस सभ्यता का अपना वातावरण भी है, पर्यावरण भी है, वो भी स्पष्ट है, वो दूसरों से मेल नहीं खाएगा। जैसे भारत का अपना वातावरण, अपना पर्यावरण यूरोप से कभी भी मेल नहीं खाएगा। यूरोप का अपना पर्यावरण, अपना वातावरण, क्योंकि सभ्यता अलग है तो सब कुछ अलग होता है। क्योंकि सभ्यता शायद दूर तक अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वातावरण और पर्यावरण में से ही निकलती है। अगर और माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो वहां ये निकलेगा। तो भारत का वातावरण, पर्यावरण भिन्न होगा, यूरोप का अलग होगा, क्योंकि दोनों की सभ्यता अलग है, जीवन दृष्टि अलग है, तो है अलग है। आप देख लो, भारत का वातावरण है समशीतोष्ण। समशीतोष्णों को टेम्परेचर वेरिएशन में अगर मैं कहूं तो 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा टेम्परेचर रेंज है, 15 to 45। तो कितना, 30 डिग्री का ही है ना टेम्परेचर रेंज। अब यूरोप में चलो, यूरोप का जो टेम्परेचर रेंज है वो -40 से +40 है, 80 डिग्री का अंतर है। कितना बड़ा रेंज है। यूरोप में कुछ टिपिकल देश हैं, जैसे ग्रीनलैंड, वहां नॉर्मल टेम्परेचर -40 डिग्री होता है, 40 डिग्री शून्य के नीचे। और इसी यूरोप का आखिरी हिस्सा है जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, फ्रांस का कुछ हिस्सा, जर्मनी का, वहां मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री होता है। तो ये उनका रेंज है। हमारा 15 से 45, उनका -40 से +40, 180 का अंतर अगर डिग्री वाइज देखें, +40 और -40। हमारे यहाँ इतना अंतर नहीं है। तो जिस देश में अंतर टेम्परेचर का बहुत कम है, वहां के लोगों की जीवन शैली, और जिस देश में टेम्परेचर का अंतर बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों की जीवन शैली, अंतर तो होगा। अब अगर हम उस अंतर को ध्यान में नहीं रखें और उनकी अंधाधुंध नकल करने लगे करता है, तो उनके यहाँ फिर उसी तरह की जीवन दृष्टि है, उसी तरह की जीवन शैली है, उसी तरह की जरूरत है। शायद उनको एयर कंडीशन होना बहुत जरूरी ही होगा, बहुत जरूरी होगा। शायद हमको उतना जरूरी नहीं भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं है। शायद उनको एलोपैथी की दवाओं की बहुत जरूरत होगी जो इतने टेम्परेचर वेरिएट करें और फिर भी सुरक्षित रहें, शायद हमको उतनी जरूरत नहीं भी होगी। शायद उनका खान पान एक तरह का होगा, हमारा दूसरे तरह का होगा। और सबसे बड़ी बात कि जहां -40 डिग्री टेम्परेचर हो और 6-8 महीने लगातार चले, वहां जरा सोचो सूर्य का प्रकाश होगा क्या? अगर सूर्य का प्रकाश होता तो -40 डिग्री टेम्परेचर क्यों होता? तो इसका माने वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया वहां होंगे जो भारत में नहीं होंगे, क्योंकि यहां सूर्य का प्रकाश बहुत है। और कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया जो वहां होंगे और भारत में नहीं होंगे, तो कुछ खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया के लिए जो दवाएं वहां बनाई जाएंगी, शायद हमको उसकी जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही तो होगा। और जब टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज्यादा है तो खाने पीने की भी कुछ खास तरह की चीजें जो उनके यहां होंगी वो हमारे यहां नहीं होंगी। ऐसे ही चलेगा ना सबका, सब में अंतर आता जाएगा।
और जहां तापमान नहीं है, सूरज की धूप नहीं है, वहां की खेती भी कुछ हमारे जैसी नहीं होगी। या तो खेती होगी ही नहीं, या तो साल में कभी एक आध महीने हो गई तो हो गई, बाकी दिन होगी ही नहीं। क्योंकि खेती अच्छी हो उसके लिए सूर्य का तापमान चाहिए, है ही नहीं सूर्य का तापमान साल में 8 महीने 9 महीने, तो खेती भी अच्छी नहीं होगी। खेती अच्छी नहीं होगी तो खेत की मिट्टी भी अच्छी नहीं होगी। मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो उसको तोड़ने में भी मुश्किल आएगी। तो शायद मिट्टी को तोड़ने के लिए उन्हें 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगेगा, भारत को शायद नहीं लगेगा। बात समझ रही? ये अंतर मैं आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं। उनका जीवन, उनकी जीवन शैली, उनकी जरूरतें वो सब उनके जैसी होंगी, हमारे जैसी नहीं हो सकती। हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारी जरूरतें हमारे जैसी होंगी, उनके जैसी नहीं हो सकती। अब अगर हम ये करने की कोशिश करें कि हमारी जरूरतें, हमारी जीवन शैली उनके जैसी करें, तो क्या होगा? कोई घोटाला। ना तो आप उनके जैसे हो पाएंगे, ना अपने रह पाएंगे, बीच में लटक जाएंगे खिचड़ी बनकर। तो बीच में लटक जाएंगे। वैसे ही हम सब बीच में लटके हुए लोग हैं। रोज की जिंदगी में देखो, रोज की जिंदगी में हम देखें कि हमारा टेम्परेचर वेरिएशन है 15 डिग्री से 45 डिग्री, और हम में से हिंदुस्तान में कुछ लोग तो हैं ही जो सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, 3-piece सूट पहनते हैं, और टाई इतनी टाइट बांधते हैं कि गर्दन भी ना हिले। ये 3-piece सूट और टाई वो टेम्परेचर जोन की ड्रेस है जहां -40 है, यहाँ +40 है। क्या जरूरत है? फिर भी हमारे यहाँ कुछ भारतवासी हैं जो इस तरीके से ड्रेस करते हैं और बड़े शान से, फक्र से आके बैठते हैं। मुझे मन में हंसी आती है कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और वो सुपर मूर्ख तब होते हैं जब शादी वाले दिन वो ड्रेस पहनते हैं, और शादी भी जून के महीने में हो तो सुपीरियोरिटी में मूर्खता। भयंकर मई जून की गर्मी अभी चल रही है, शादियां हो रही है, दूल्हे राजा घोड़े पर बैठे हैं, 3-piece सूट और टाई लगा के, जो हमारे टेम्परेचर जोन को सूट नहीं करता। इसी तरह से भारत का जो टेम्परेचर जोन है उसी में खास तरह का खान पान होगा कि नहीं? उनका खास तरह का होगा। तो हमारे खास तरह के खान पान में हमने अपनी चीजें जो हजारों साल से विकसित करके लाई है, और उन्होंने कुछ 200-250 साल में विकसित करके लाई है, दोनों में अंतर होगा। लेकिन हम अपना खान पान छोड़कर अगर उनका खाना शुरू करेंगे तो फिर घोटाला होगा। जैसे बहुत कम टेम्परेचर जोन में जब आप रहते हैं तो जो भी चीज खानी पड़ेगी वो फर्मेंटेड हो तभी आप खा पाएंगे। उनके लिए फर्मेंटेड होना ही सबसे आवश्यक है। फर्मेंटेड को अगर आप सरल भाषा में कहें तो सड़ा के खाना ही आवश्यक है। गेहूं का आटा है, उससे वो पाव रोटी बनाएंगे तो सीधे नहीं बनाएंगे, पहले उसको सड़ाएंगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन फर्मेंटेड होगा, फिर उसके बाद उससे पाव रोटी बनाएंगे, फिर खाएंगे। शायद वो उनको सूट करे। हम तो नहीं खा सकते एक दिन भी फर्मेंटेड किया हुआ, क्योंकि हमारा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। अब अगर हम भारत में रहते हुए पाव रोटी और डबल रोटी खाएंगे जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनी है, तो उसमें घोटाला होने ही वाला है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आप पाव रोटी डबल रोटी खाएंगे तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो बड़ी आंत में सड़ के फंस जाएगी। यूरोपियन लोगों को वही डाइजेस्ट होती है, उनकी बड़ी आंत में सड़ते और फंसते नहीं बैठती है। प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन टेम्परेचर जोन अलग अलग होने के कारण हमारे यहाँ असर उसका अलग है, उनके यहाँ असर बिल्कुल अलग है। आप अगर चाय कॉफी पीने लगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन यूरोपियन लोग वही चाय कॉफी पिएंगे तो उनके लिए वो औषधि का काम करेगी। अगर आप गर्म चीजें खाने लगे, ज्यादा तीखी, मिर्ची और तली हुई चीजें खाने लगे, तो वो आपका पित्त बिगाड़ देंगे, लेकिन यूरोपियन लोगों के लिए शायद वो पित्त सुधार देंगे। तो आप देखिए, हमारा जो टेम्परेचर जोन है वो एक खास तरह का, यूरोप का टेम्परेचर जोन दूसरे खास तरह का। तो हमारा खान पान अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, आचार व्यवहार अलग होगा। इसी को हम कहेंगे संस्कृति। अब मैं संस्कृति की डेफिनेशन करना चाहता हूं। इतनी बड़ी भूमिका देने के बाद संस्कृति की अगर को डेफिनेशन देनी हो तो 4 आधार पे। पहला आधार आपका आहार, दूसरा आधार आपका आचार,
आचार या व्यवहार जो आप उसको करेंगे। तीसरा आधार आपकी औषधियां जो आपको जीवन में काम आए, या तो औषधि